हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अब्रो अकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट सेकंड हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की है मनी एंड बैंकिंग। तो आज हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे, मनी एंड बैंकिंग। इस यूनिट में 2 चैप्टर है, तो हम पहला चैप्टर शुरू करने जाएंगे। एक मनी का है एंड एक बैंकिंग का है। तो ऑफकोर्स बैंकिंग को समझने से पहले हमें मनी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस वजह से इस चैप्टर में आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम सिर्फ मनी का देखेंगे। मनी का इंट्रोडक्शन, उसमें क्या टाइप्स है, क्या लिमिटेशन है, कैसे कैसे मनी हमारा जो है एशियन टाइम से लेके अब तक मॉडर्न टाइम तक इवोल्यूट हुआ है, मतलब ठीक है, कैसे कैसे उसमें चेंजेस आए हैं। तो हम करने जा रहे हैं मनी चैप्टर। यूनिट के मार्क्स वेटेज की बात की जाए तो सीबीएसई में इसकी वेटेज हमेशा से 6 मार्क्स की रही है। 6 मार्क्स का आता है ये बोर्ड में हमारे, जिसमें से 4 टू अंदर का कोई भी कॉम्बिनेशन रहता है। मनी से कितना आएगा और बैंकिंग से कितना आएगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताता है सीबीएसई की इस यूनिट से कितना आएगा। तो पहले जब एमसीक्यूज नहीं था तब तो काफ़ी कॉमन था कि 4 मार्क्स का बैंकिंग से पूछा जाता था, 2 मार्क्स का मनी से। पर अब एमसीक्यू है तो 1-1 मार्क्स से बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किसी में से भी आ सकता है, चाहे वो मनी से हो या फिर बैंकिंग से। तो आज हम जब मनी देखने जा रहे हैं तो मनी को पूरे चैप्टर को हम 4 हिस्सों में कर सकते हैं। ये 4 टॉपिक हम करेंगे, हमारा मनी हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा हमें इसमें पढ़ना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है मनी के बारे में एक इकोनॉमिक व्यू से। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसमें देखेंगे, मनी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या क्या इसका एस्पेक्ट रहा है। उसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे सबसे मेन जो मनी का इसमें हमें पढ़ना है, जो हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, जिसको हम कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। जो सिस्टम है बार्टर एक्सचेंज वाला वो हम देखेंगे। बार्टर सिस्टम जो होता है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज देखेंगे। और उसके अलावा हम एक चीज़ देखेंगे, मनी सप्लाई। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, मनी सप्लाई। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, जो हमारे बुक में भी नहीं दे रखा है। बुक में हमें फॉर्मूले के हिसाब से दे रखा है, हम इसे टेबल में पूरे मनी सप्लाई को कर लेंगे। और उसके बाद और कुछ एक्स्ट्राज में हम पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्टुअल चीज़ें छोटी छोटी जो 1-1 मार्क्स में पूछी जा सकती है, जैसे कि हमारा लीगल टेंडर, इलीगल टेंडर, ये सब वर्ड जो होते हैं। इसमें डिजिटल वॉलेट और जो भी नई नई चीज़ें जो 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। तो इन 4 टॉपिक में हम पूरा मनी कर लेंगे। तो मनी की शुरुआत करते हैं अब हम ये पहले टॉपिक से, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मनी के इंट्रोडक्शन से। मनी की डेफिनेशन वैसे अगर बुक की हमें पढ़ने की जरूरत है, पर लाइफ की डेफिनेशन हमें पता है। हमें पता है मनी क्या होता है, मनी किस चीज़ को बोला जा रहा है। और इससे पहले भी हम 9th-10th में मनी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। बार्टर सिस्टम भी जो है वो हमारा कोई पुराना टॉपिक नहीं है, उसके बारे में भी हम 9th क्लास में कुछ देख चुके हैं कि बार्टर सिस्टम किस चीज़ को कहा जाता है। उसे ही हम थोड़ा और एक अच्छे वे में पढ़ेंगे, और क्योंकि 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था वो लगभग इंट्रोडक्टरी था। अब हम इसमें और डीप डेप्थ इसकी देखेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम से पहले थोड़ा इंट्रो देख ले मनी का। तो मनी का एवेल्यूएशन, यानी मनी कैसे कैसे बदला, तो हमें पता होना चाहिए। मनी जो है हमेशा से बदलती हुई आई है। बहुत पहले कमोडिटी को मनी के लिए यूज़ किया जाता था। कमोडिटी यानी किसी भी चीज़ को, अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीज़ें चलती थी मनी के इस्तेमाल के लिए। कुछ कंट्रीज़ में कॉफ़ी बीन्स देखे होंगे, कॉफ़ी बीन्स जो है उनको करेंसी के इस्तेमाल में मनी की तरह यूज़ करते थे, एक्सचेंज किया जाता था। पर उसमें कुछ लिमिटेशन आई, हर जगह ऐसे अलग अलग मनी आए, पर लिमिटेशन की वजह से वो बंद हो गए। जैसे इसमें क्या लिमिटेशन आया, इसमें पेरिशेबल होने का खतरा था। पेरिशेबल करने का मतलब है खाने की चीज़ है, कमोडिटी है, तो ये कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाएगा, तो ये खतरा था इसमें। इस वजह से ये ज़्यादा टाइम चल नहीं पाया। कुछ कंट्री जैसे मान लेते हैं कंट्री है, आइलैंड कंट्री है फिजी, वहाँ पे क्या चलता था, व्हेल के जो टीथ होते थे, मतलब उसमें इस तरह की चीज़ें चलती थी जो कि वहाँ के आइलैंडर लोग ही यूज़ कर सकते थे। कुछ जगह पे कमोडिटी के लिए लोग क्या यूज़ करते थे, लोग काउशेल यूज़ करते थे। काउशेल आपको पता होगा, सी के किनारों पे हमें मिलते हैं वाइट कलर के छोटे छोटे, उसको हम जो काउशेल कहते हैं उसको यूज़ किया जाता था। पर उसकी भी लिमिटेशन थी। मान लो कभी पानी का हाई वेव आया, ढेर सारे काउशेल समंदर के किनारे पे आ गए, तो इतना सारा मनी का आ गया, उतना तो गुड्स है ही नहीं इकोनॉमी में करने के लिए। तो ये छोटे छोटे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सिर्फ कम्युनिटी पूरी दुनिया में एशियन टाइम से, उससे भी पहले गोल्ड कॉइन्स आपको पता होगा, उससे भी पहले कैसे छोटे मोटे चीज़ों से मनी को यूज़ किया जाता था एज अ बार्टर सिस्टम में, किसी एक कम्युनिटी को बना के। उसके बाद आपको पता है एवोल्यूशन होता गया, उसमें आपका गोल्ड कॉइन आ गए, फिर समय के साथ सिल्वर कॉइन्स आ गए, फिर उसमें और सस्ता के लिए उसमें हमने देखा जब सिल्वर की भी दिक्कत होने लगी, कॉपर कॉइन, टोकन कॉइन आने लग गए। उसके बाद हमने देखा पेपर मनी आने लग गए, जो आज भी हम देखते हैं। पेपर मनी के अलावा उसके आगे डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, जिसको प्लास्टिक मनी बोला जाता है, वो आ गया। उसके बाद अब हम और आगे आ चुके हैं, हम यूपीआई यूज़ करते हैं, हर कोई यूज़ करता होगा, तो वो हमारा डिजिटल मनी आ गया।
उसके अलावा एक और आजकल जो चल रहा है जिसको हम क्रिप्टो के नाम से जानते हैं, क्रिप्टो करेंसीज आ गई। क्रिप्टो करेंसीज जैसे आप जानते होंगे आजकल वो भी चल रहा है, बिटकॉइन, इथीरियम। तो उस तरह से इंडियन गवर्नमेंट में आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो भी एक नए तरह का इसमें निकालने जा रहा है जिसको सीबीडीसी कहा जाता है, जो कि अभी करंट में चल रहा है। तो ये आएगा नहीं आएगा वो हमें सैम्पल पेपर से श्योर हो जाएगा, पर इसके बारे में भी हल्का सा पढ़ लेंगे कि सीबीडीसी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो आने वाला है करंट में भी आरबीआई का है, तो सीबीएसई पूछ सकती है। तो ये हमने देख लिया इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी कैसे समय के साथ बदलता गया अलग अलग जगह पे और इस तरीके से आगे बढ़ता गया। क्रिप्टो तक हम पहुंच चुके हैं इस तरीके से। गोल्ड उससे पहले कम्युनिटीज यूज हुआ करती थी, जो ऊपर मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाया। तो ये हमारा क्लियर इवोल्यूशन ऑफ मनी अब हम कर चुके हैं इसमें। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे हम इसमें करते हैं बार्टर एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बार्टर सिस्टम एक्सचेंज पढ़ते हैं। इसके बाद क्या है वो, तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, इस वर्ड से आप वाकिफ होंगे। बार्टर सिस्टम क्या है, जब हम एक गुड्स के बदले किसी दूसरे गुड्स को एक्सचेंज कर लेते बिना किसी करेंसी के, बीच में कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसको बोला जाता है बार्टर सिस्टम। अब सवाल है सर ये कब से, तो ये भी बहुत एशियन टाइम से ट्राइब्स इसको यूज किया करते थे। जितना मिला है एविडेंस तो कहा जाता है कि मेसोपोटामियम आपने सुना होगा एक जगह है, उसके जो वहाँ पे जो ट्राइब्स हुआ करते थे मेसोपोटामियम में, वो लोग बार्टर सिस्टम की वहाँ तक हमको एविडेंस मिले कि यूज़ किया करते थे। तो इसमें हम इसको कहते क्या ये किस टाइप की चीज़ है, तो ये हमारी C2C होती है। क्यों C2C का मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को इसमें बदल लिया जाता। ठीक है, बार्टर सिस्टम हमारा क्या है, एक इंसान के पास सेब है दूसरे के पास गेहूँ है, उसने सेब के बदले गेहूँ से एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि वो रोज़ तो सेब खा नहीं सकता, उसको वैरायटी चाहिए थी। तो जो गेहूँ उगाता था थोड़ा सा गेहूँ उससे ले लिया, अपने और सेब में से थोड़ा सा देके उसने चावल दूसरे से ट्रेड कर लिया। तो इस तरीके से उसने अपना पूरा जो पूल था उसमें से डाइवर्सिफाई किया, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज कर लिया। पर इसमें सबसे मेन चीज़ बार्टर सिस्टम पूछी कम जाती है, ज़्यादा पूछा क्या जाता है इसकी लिमिटेशंस के बारे में। तो इसकी लिमिटेशंस हमें देखनी है। क्यों, क्योंकि लिमिटेशन ही तो ये कारण था कि ये आज के डेट में भी क्यों नहीं चल रहा है। हमें बहुत 0.001% आप कह सकते हैं सर मैंने तो सामान के बदले सामान चेंज किया, बार्टर सिस्टम यूज़ होता है, पर बिल्कुल इसको निलिजिबल कह सकते हैं, इतना कम यूज़ होता है, पॉइंट में इतना यूज़ होता है। तो हम कहते हैं आज के डेट में बार्टर सिस्टम बचा ही नहीं। तो क्यों नहीं बचा, क्योंकि इसकी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसके फायदे से ज़्यादा भारी इसका नुकसान जो पड़ रहा है, इस वजह से ये खत्म हो गया। तो इसकी लिमिटेशन को देख लेंगे हम, पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स को हम समझेंगे ताकि हमें पॉइंट्स हमेशा के लिए याद रहे। तो हमें लिमिटेशंस करनी है, मैंने 4 लिमिटेशंस लिख लिया जितनी हमारी एनसीईआरटीज में है जो हमें काम देगी। बाकी कुछ और भी लिमिटेशन वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर ये 4 मेन है तो वो हम देख लेते हैं। 4 मेन क्या है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये वो लिमिटेशन है जो 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको भी पता ये क्या है। इसमें क्या कमी आई इस सिस्टम में कि इसमें लैक क्या कमी पड़ गई कि इसमें जो वांट्स थे, जो लोगों की ज़रूरत थी, जिस चीज़ के बदले में एक्सचेंज करना चाह रहे थे, वो कोइंसिडेंस नहीं हो पाया डबल 2 बार। मुझे इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। x है और y है, x के पास है एप्पल्स, ठीक है, एप्पल्स में आप एप्पल मान लीजिए, एप्पल का मोबाइल मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। y के पास है नोकिया। x एप्पल को एक्सचेंज करना चाहता है नोकिया के लिए, तो ये इंसिडेंस जो इसको चाहिए था उसको वो बदले मिल रहा है, x को जो चाहिए था नोकिया वो मिल रहा है, पर y नोकिया के बदले लेना चाह रहा है माइक्रोमैक्स, तो वो x के पास नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये हुआ इंसिडेंस ऑफ वांट। एक तरफ से कोइंसिडेंस रहा पर दोनों तरफ से नहीं रहा, तो डबल चाहिए हमें, क्योंकि ये इससे लेकर बदले में इसको जो देना है वो चीज़ इसको प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। मान लो तीसरा चीज़ यहाँ पे आ गया z, इसके पास माइक्रोमैक्स है, तो ये इसके पास चला गया कि मुझे माइक्रोमैक्स चाहिए था नोकिया के बदले, पर z यहाँ पे आ गया कि नहीं मैं माइक्रोमैक्स तो दे दूंगा तुम्हें, पर मैं तो नोकिया लेना नहीं चाहता हूँ, मुझको क्या चाहिए, मुझको रियलमी चाहिए। तो यहाँ ये चौथी चीज़ ढूंढ रहा है जिसको रियलमी चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स तो था पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं था, दोनों को जो चाहिए था वो यहाँ पे भी एब्सेंस कर गया। तो ऐसे सिचुएशन में बार्टर सिस्टम फेल कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डील में पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये दिक्कत हो रही है कि दोनों को जो चाहिए वो चीज़ सामने वाले के पास नहीं मिल पा रही। तो ये सबसे पहला और सबसे मेन लिमिटेशन था जिसकी वजह से ये सिस्टम फेल कर गया बार्टर सिस्टम का, कि कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं हो पा रहा था, दोनों एक दूसरे को हर बार वो चीज़ जो प्रोवाइड करना चाह रहे थे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। ये हो गया हमारा सबसे पहला लिमिटेशन। दूसरा देख लेते हैं, लैक ऑफ कमोडिटी मेजर ऑफ वैल्यू।
तो इसमें मेन मेजर की बात की गई है। आप दो चीज़ को चेंज कर रहे हो, दोनों की क्या वैल्यू है वो डिफर कर सकती है। आपके हिसाब से आपके पास 1 kg एप्पल है, आपके हिसाब से आप इसको एक्सचेंज करना चाह रहे हो वीट से। पहली प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन बहुत ढूंढा, बहुत लोगों के पास गए, 10 गाँव आपने छान लिया, आपको मिल गया सामने जो चाहिए था वही इंसान, और आपके पास दूसरी वही चीज़ है। तो कोइंसिडेंस ऑफ अमाउंट को आपने बीट कर दिया, मान लेते हैं 1 kg एप्पल था आपके पास, एक्स के पास, और यहाँ दूसरा इंसान जो वाई है उसके पास क्या है, उसके पास भी 1 kg वीट है। एप्पल देके ये वीट देने को तैयार है एक्स, और वाई भी वीट देके एप्पल देने को तैयार है। पर यहाँ पे क्या बार्टर सिस्टम हो जाएगा, यहाँ पे फिर बात आ जाएगी मेजर की, कितना दिया जाए, क्वांटिटी क्या होगी, मेरे कितने एप्पल, कितने वेट ऑफ एप्पल के बराबर सामने वीट का बराबर हो। क्या 1 kg एप्पल और 1 kg वीट बिल्कुल बराबर होंगे? हमें रेट पता है, हम देख सकते हैं वीट का रेट हमें पता है 40 kg रहता है, एप्पल का हम कह सकते हैं 80 रहता है। तो वो तो हमें पता है क्योंकि हम मेजर कर लेते हैं किससे, करेंसी से। हम अब उसको रुपीज से वैल्यू करने लग गए। पर उस वक्त बार्टर सिस्टम में फिर दोनों एक कंक्लूजन पे जब तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक किसी एक सिचुएशन पे राजी नहीं होंगे कि हाँ मैं 3/4 kg एप्पल देने को तैयार हूँ, तब जाके मैं 1 kg वीट तुम्हारा लूंगा तो इतना दूंगा, जब तक दोनों नहीं राजी होंगे यहाँ पे भी ट्रेड नहीं हो पा जाएगा। और फिर ऐसी इकोनॉमी जो है वो फिर वर्क ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि सब कुछ रुकी हुई है, ट्रेड हो ही नहीं पा रहा किसी भी कारण से। आपने पहली चीज को बीट किया तो दूसरी सिचुएशन में आप फर्क है जहाँ पे आप दोनों सहमत नहीं हो पा रहे हो कि उसका मेजर क्या रहा है, कि जो 1 kg एप्पल है उसको वीट के कितने कम्युनिटी से आप उसको इक्विफाई कर सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, सेकंड लिमिटेशन भी हम देख चुके हैं। हेडिंग हमें याद रहे वो ज़रूरी है, अंदर का हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ भी लिखने का मतलब है उसको हम अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं, पर हेडिंग सेम रहे ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हेडिंग कई बार टीचर सिर्फ हेडिंग देखता है, अंदर का नहीं देखता है बोर्ड्स में, जब जल्दी चेकिंग होती है या कुछ भी कारण से, तो हमारा हेडिंग सेम रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इकोनॉमिक ऊपर का हम अगर खुद बनाएंगे हेडिंग तो हम वो लैंग्वेज नहीं लिख पाएंगे जो लैंग्वेज लिखनी है, इसलिए ज़्यादा बढ़िया होगा हम ये वर्ड्स यूज़ करें, मेजर, कमोडिटी, लैग। ठीक है, इसकी जगह हम दूसरे वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लैग की जगह हम लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ कमोडिटी मेजर ऑफ वैल्यू, पर ये बिल्कुल नहीं होती है, एब्सेंस उसका परफेक्ट वर्ड नहीं है, लैग का मतलब कमी, परफेक्टली नहीं पाई जाती है, तो इस वजह से ये वर्ड्स हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स और हैं, इन दोनों लिमिटेशन को देख लेते हैं। तीसरा क्या है हमारा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कई बार आपने ये तो इस चीज़ पे भी सहमत कर दिया, पर दिक्कत क्या आ गई, इसने कहा वीट, इसने मान गया कि ठीक है मैं 1 kg के बदले 1 kg वीट पे दोनों मान चुके हैं। पहली लिमिटेशन तो खत्म कर दी थी हमने, दूसरी भी अब खत्म कर दी। हाँ मैं क्या कहते हैं ½ kg एप्पल दूंगा और बदले में तुम्हारा 1 kg वीट लूंगा, दोनों तैयार हो गए। अब सवाल आता है, जब इससे मांगा गया वीट, ये कहता है वीट तो अभी मेरा आने में टाइम है, वीट को मैंने भेज रखा है, थ्रेशिंग या कुछ हो रहा है, उसका भी प्रोसेस चल रहा है, वीट अभी मेरे पास रेडी नहीं है। तो फिर वहाँ पे फिर ये क्या कि मैं बाद में कैसे लूँगा, तो ये कह रहा है तुम मुझे एप्पल दे दो अभी, वो तो मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। तो यहाँ पे फिर ये चीज़ आ जाती है पेमेंट को लेके कि पेमेंट कब कैसे की जाएगी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं। इशू क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है बाद में वो ट्रांजैक्शन वो कैसे करे कैसे ना करे, उसमें बहुत सारी लिमिटेशन आ सकती है। इसका एप्पल दे दिया जाए, ये बोले ठीक है मैं भी तुम्हें एप्पल बाद में दूंगा, पर वैसा वो कर नहीं सकता, उसके पास तो आज एप्पल रेडी है, कुछ दिन बाद वो एप्पल क्या होगा, पेरिश होने लग जाएगा, सड़ने लग जाएगा, खराब होने लग जाएगा, क्योंकि कमोडिटी है, फ्रूट्स है एक तरीके का। तो इस वजह से आज ही के दिन दोनों को वो ट्रांजैक्शन डील करनी है। तो ये तीसरी चीज़ टाइमिंग को लेके आ जाती है कि पेमेंट सामान कब देना है आमने सामने दोनों को, कि वो चीज़ सही रहे, तो इस वजह से भी लिमिटेशन हो जाती है। और लास्ट है लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, जो इसी का एक्सटेंशन पार्ट है कि आपने ले लिया उसको आपको स्टोर करके भी रखना है। वाई वाला कहता है तुम मुझे एप्पल 4 दिन बाद देना, मैं तो 4 दिन बाद का मुझे काम है, आज नहीं चाहिए, तो वो कहेगा मैं तब तक रुकूंगा, क्यों, तब तक मेरा एप्पल खराब हो जाएगा, वो दूसरे सेलर को ढूंढने निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है स्टोर वैल्यू। आप जिन कमोडिटीज़ में एक्सचेंज कर रहे हो उन कमोडिटीज़ को तो आप ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये वर्ड हम इसमें लिखेंगे, क्योंकि ये जो होता है कौन सी तरह की कमोडिटीज़ होती है, ज़्यादातर इसमें पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती है जो पेरिश हो जाती है। पेरिश होने का, पेरिश वर्ड का मतलब है ख़त्म हो जाना। हमें पता है फ्रूट जो है वो सड़ते जाएगा और कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। तो आप उसी दिन ट्रांजैक्शन करना चाहोगे जिस दिन आप उसका यूज़ कर सको। सामने वाला 4 दिन बाद करना चाहता है तो वहाँ पे भी फिर आप सहमति पे नहीं आ पाओगे, क्योंकि ना आप स्टोर करना चाहते हो उस चीज़ को, ना वो स्टोर करना चाहता है, क्योंकि जो भी स्टोर करेगा उसको उसका कुछ वैल्यू लॉस हो जाएगा, कुछ पहले से ज़्यादा वो खराब हो जाएगा। तो ये हमने 4 बड़े लिमिटेशन बात कर ली बार्टर सिस्टम के। इसके अलावा छोटे से लिमिटेशन और हैं, वो हम देख लेते हैं जो हमें पता होना चाहिए। छोटे से लिमिटेशन क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है वो देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये है कि जब मैं निकला था बार्टर सिस्टम के लिए, तो मैं जो ढूंढ रहा था, मैं मान लो ये एक्स हूँ, मैं 1 kg एप्पल लेके निकला हूँ वीट ढूंढने, तो
तो मैं वी ढूंढने निकला, मुझे मेरे गांव में कोई नहीं मिला, अब मैं दूसरे गांव में जाऊंगा तो जो वहाँ जाने के लिए मैं बहुत दूर है तो मैंने व्हीकल का इस्तेमाल किया, रिक्शा या ऑटो, तो उसको भी मुझे पे करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट कि आप उस कमोडिटी को एक्सचेंज करने के लिए जो ढूंढने निकले हो उसमें आपका टाइम तो जा ही रहा, साथ में जो आप कॉस्ट यूज़ कर रहे हो तो उससे भी एक तरह की वैल्यू आपकी जाती जा रही है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है किसमें, बार्टर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि आप वो ढूंढने निकल रहे हो, आप अगले शहर में ढूंढने निकले आपको नहीं मिला, फिर अगले शहर में निकले ढूंढने आपको नहीं मिला, तो ये एक चीज़ होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखते हैं इसको क्या है। ये डिविजिबिलिटी का कहने का मतलब है कई बार आप चीज़ों को बांट नहीं सकते। आपके पास घोड़ा है, आप घोड़े को ट्रेड करोगे तो आपको पूरा वो चाहिए जिससे आप सेटिस्फाई हो कि हाँ ये मेरे घोड़े के बदले वो चीज़ है। आप उस चीज़ को आधा, यहाँ पे आप एप्पल को 1 kg को आप हाफ kg कर सकते थे, इसको आप 100 ग्राम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर आपके पास अगर एक हॉर्स है तो उसको आप कैसे डिवाइड करोगे ट्रेड के लिए? उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप डिवाइड ही नहीं कर सकते, आपको पूरा ट्रेड करना पड़ेगा, ये दिक्कत आ जाती है। जैसे इसमें एक और डायमंड का हम देख लेते हैं। डायमंड अगर कोई 1 kg का है और हम कहें 100 ग्राम के 10 डायमंड है तो दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि डायमंड जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। तो इसमें डिविजिबिलिटी हो ही नहीं पाई ठीक तरीके से। ठीक है, गोल्ड में तो हम कह सकते हैं 1 kg गोल्ड और 100 ग्राम के जो गोल्ड होंगे बिल्कुल इक्वल होंगे, क्योंकि उसको पिघला के आप कर सकते हैं। पर डायमंड में 1 kg डायमंड एंड 100 ग्राम के 10 डायमंड सेम नहीं है, तो ये डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो इतने सारे रीज़न की वजह से धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया और मनी के अलग अलग फॉर्म्स आते गए। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया लैक, जिसमें हमने बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस देखे। तो बार्टर सिस्टम का लिमिटेशन देखने के बाद हम ये देख लेते हैं कि मनी जो है इसके फंक्शंस क्या है, यानी किस किस चीज़ों में यूज़ होता है। बार्टर सिस्टम को जो हमने छोड़ दिया उसके आगे हम निकल के आए किस चीज़ पे, अब हम मनी का एवोल्यूशन जो देखा हमने कि अलग अलग सिस्टम आता गया, तो इसके फंक्शन क्या, फंक्शन ज़्यादातर सेम रहा है। तो फंक्शन हम पढ़ेंगे, तो फंक्शन हम 2 तरीके के देखेंगे। एक हम देखेंगे प्राइमरी फंक्शन, सबसे मेन, और दूसरा कुछ फंक्शन जो अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं प्राइमरी के साथ ही साथ, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी। तो हम 2 तरह के फंक्शन देखेंगे कि पैसे का क्या क्या काम होता है, मनी किस लिए यूज़ करते हैं। तो इसको याद रखने का दूसरा अच्छा तरीका ये है कि हमने बार्टर सिस्टम पढ़ लिया, हमें उसकी लिमिटेशंस पता है, तो जो जो उसकी कमियां थी उन्हीं कमियों को पूरा करता है। कौन पूरा करता है? मनी ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ मनी, यानी इसके जितने भी फंक्शन है उससे होता क्या है, जो कमियां हमने उसमें पढ़ी थी वो इसमें रिजॉल्व हो जाएगी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के अलग अलग फंक्शन हमें याद रहने चाहिए ताकि हम मिक्स ना करें। तो वो हम कैसे याद रखेंगे? प्राइमरी हमें याद रह जाएगा ऐसे कि प्राइमरी फंक्शन क्या है, M1 और M2। ठीक है, 2 फंक्शन है प्राइमरी के, M1 एंड M2। M से पहला है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है हमारा मेजर ऑफ वैल्यू। यही दोनों लिमिटेशन हमने पढ़ा था पीछे। मेजर ऑफ वैल्यू। अब सेकेंडरी फंक्शन, मेन ये काम है मनी का, ये हर मनी में पाया जाएगा, ये इसी वजह से मनी आया था। पर उसके आने के बाद कुछ सेकेंडरी फंक्शंस, कुछ चीज़ें अपने आप हो गई। तो वो जो 3 चीज़ें, इसमें हम 3 फंक्शन पढ़ते हैं जिसको हम याद रख सकते हैं STD। ठीक है, ये 3 हमारा हो गया, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और तीसरा जो हमने उसमें एक लिमिटेशन पढ़ी थी स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट वाली। तो यहाँ पे मैंने डी इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हमें स्टैंडर्ड ना याद है तब भी हमें क्या याद रह जाए, डेफर्ड पेमेंट, है ना। जो हमने बात की थी कि हम बाद में भी पेमेंट कर सके, कमोडिटी में हम बाद में पेमेंट नहीं कर सकते, पर हम मनी का क्या है वो हम देखेंगे। एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज से। बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सामने वाले को जो चीज़ चाहिए और आपके पास जो है उन दोनों सेम होगा तभी आप एक्सचेंज कर पाएंगे। पर मनी के आने से क्या हो गया, ये बीच में ए को जो चाहिए था और बी को जो भी चाहिए था वो उसको डायरेक्ट चेंज करने की ज़रूरत अब नहीं है। अब उसे क्या करना है, अब उसके पास ए और बी के बीच में एक चीज़ आ गई जिसको हम बोलते हैं मनी। अब इस मनी के आने से क्या होगा, अब जो ये सिस्टम था ये सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा, अब ए मनी के पास गया और वो मनी फिर बी के पास गया, जो भी गुड है जैसे भी है वो फिर इस तरीके से हमारा एक्सचेंज हो जाएगा। बीच में मनी ने काम कर दिया। ठीक है, हम कह सकते हैं कि मनी जो है, कोई भी कमोडिटी क्या करती है, इंसान के ज़रूरत को पूरा करती है, वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। देखा जाए तो हम कह सकते हैं मनी जो है किसी भी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करती है। अब ये स्टेटमेंट हमें गलत लग रहा है कि सर मनी किसी भी ज़रूरत को पूरा कैसे नहीं करती है। मनी उस चीज़ को खरीद सकती है जो चीज़ हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करेगी। मनी बाइज दोज थिंग्स, दोज मटीरियलिस्टिक थिंग्स विच
सेटिस्फाई आवर वांट्स। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये हम कह सकते हैं मनी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करती है, वो उन चीज़ों को खरीदने की क्षमता ताकत रखती है जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। तो ये हमारा पहला फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि हम मनी के आने से चीज़ें जो है बीच में उसमें एक रूट आ गया है जिसकी वजह से इजीली आप किसी भी दो चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आ गया मेजर ऑफ वैल्यू, जो उसमें हमने सेकंड लिमिटेशन पढ़ा था कि वीट जो है और जो एप्पल था उसको कितना एक्सचेंज किया जाए, वीट के बदले कितना एप्पल दिया जाए, उसको क्वांटिफाई। और कई बार मान लीजिए उधर ही हमने दोनों चीज़ किलोग्राम में देखी थी, मान लीजिए एक चीज़ किलोग्राम में दूसरी मिलीलीटर में या किसी और यूनिट में है। मान लीजिए कोई दूसरा एनिमल है वहाँ पे, एक चिकन है आपके पास, और आपको जिस चीज़ से बदलना है वो चीज़ किलोग्राम में है, तो उस चीज़ को आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मेजर ऑफ वैल्यू के आने से हम क्या देखते हैं मेजर ऑफ वैल्यू के आने से हम देखते हैं कि आप क्या करिए, आप दो गुड्स थे आपके, एक्स का जो गुड्स था और जो वाई का गुड्स था, इसका कैलकुलेशन करिए कि मनी के हिसाब से इसमें कितना डिनोट हो रहा है, कितने रुपये होने चाहिए उस चीज़ के, वाई को आप कैलकुलेट कर लीजिए, और जितने उस चीज़ के पैसे बन रहे हैं आपने वो पैसे उसको दे दिए, वो अमाउंट दे दिया, वो मनी दे दिया, और वो चीज़ आपस में चेंज हो गई। तो मीडियम और मनी ये मेन चीज़ है, ये मनी का मेन काम है कि आप चीज़ों को बदल पा रहे हैं, बीच में वो एक रास्ता बन के आ गया, एक ब्रिज बन के आ गया, तो उस दोनों गैप को फिल कर रहा है। दूसरी चीज़ थी मेजर ऑफ वैल्यू, क्वांटिफाइबल चीज़, कई बार नहीं होने के बाद भी हम उसको नाप सकते हैं। कैसे? हम उसकी मॉनिटरी वैल्यू निकालेंगे। हम कहते हैं ना इस चीज़ की बाजार की कीमत क्या है, मॉनिटरी वैल्यू निकालने के बाद तो आप उसको मनी के अराउंड कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स अब इधर के देख लेते हैं। सेकेंडरी स्टोर ऑफ वैल्यू, वहाँ हमने एक लिमिटेशन पढ़ी थी कि चीज़ खराब हो सकती है, तो उसको कब तक रख पाएंगे? मनी को आप साल तक रख लीजिए। आप कई बार आपको मनी को आप जैकेट में रखते हैं, ठंड में अगले साल आप वापस पहनने निकलते हैं, तब आपको पता चलता है जेब में पैसा है, तो वो आपका ख़राब नहीं होने वाला है ना। वो अलग एक्सेप्शन है कि आपका डिमोनेटाइजेशन आ जाए, वो नोट अब ना चले, पर उसमें भी तो आप उसको बदल ही सकते हैं। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू में क्या है कि आप उसको जब तक चाहे जितना लंबा स्टोर कर सकते हैं। मनी को आप कभी भी कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, कहने का ये मतलब है उसका इजीली। एप्पल को मान लीजिए आप, एप्पल ऐसा होता है कि आप स्टोर कर सकते हैं, वो खराब नहीं होने वाला, पर उसका एक साइज है, उसका एक वेट है। तो मनी को बहुत इजीली लाइट वेट बनाया गया, बहुत स्मॉल साइज में, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, ताकि आप क्या कर सके, स्टोर कर सके। तो स्टोर ऑफ वैल्यू ये कहता है कि आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं और लंबे से लंबे समय तक अपने पास क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं मनी को। स्टोर ऑफ वैल्यू हो जाएगा आपका उसमें। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के बारे में आप देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या कह रहा है? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ये कह रहा है कि मान लो दिल्ली में बैठा हुआ इंसान है, जॉब कर रहा है, पर कर कहाँ पे है, कहाँ से? वो बिहार में उसकी फैमिली वहाँ से आया जॉब करने। अब अपने पेरेंट्स को पैसे भेजने हैं, तो पहले तो बार्टर सिस्टम से वो कैसे भेजता, पर अब उसके पास मनी है, उसने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिए, यूपीआई कर दिया, पेटीएम कर दिया, अकाउंट में भिजवा दिए। पर किसी भी तरीके से मनी के आने से उसने क्या किया, पैसे ऑनलाइन नहीं था तब भी पोस्ट से उसने पैसे भिजवा दिए। तो स्टोर ऑफ वैल्यू के बाद ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या है कि आप पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं कहीं भी, आप इंटरनेशनली उसको भेज सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ये दो हमारा सेकेंडरी फंक्शन है। मेन ये चीज़ें करना, उसके बाद ये चीज़ें भी हो ही जाती है उसके साथ अपने आप। तीसरा डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट आप बाद में पेमेंट करिए, इसमें डेबिट कार्ड नहीं, इसमें हम देख लेते हैं क्रेडिट कार्ड। शॉपिंग आपने आज करी, उसकी आपने ईएमआई बना ली, 1 साल तक आप धीरे 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 उसको पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो पाई जाती है स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट बोला जाता है। तो लिमिटेशन जब हमने देखी बार्टर सिस्टम के, उन लिमिटेशन को सारी कंप्लीट कर रही है। इसमें आपने जितनी लिमिटेशन पढ़ी थी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाली, मेजर ऑफ वैल्यू वाली, डेफर्ड पेमेंट वाली, स्टोर ऑफ वैल्यू वाली, सारे फंक्शंस वापस से आपको किस में डाल देने हैं, मनी के फंक्शन में। याद कैसे रखना है, M1 M2। दूसरा तरीका इधर STD, स्टोर, ट्रांसफर एंड डेफर्ड पेमेंट, इधर मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। तो इस तरीके से हमने मनी के सारे फंक्शन कंप्लीट कर लिए। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। मनी की डेफिनेशन देखने का मतलब है वो हमें वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, पर अब हमें रटने की जरूरत नहीं है मनी की डेफिनेशन। क्यों मनी की डेफिनेशन इसलिए रटने की जरूरत नहीं, हमने उसके फंक्शन याद कर लिया है। तो जितने उसके फंक्शंस थे, जो भी हमने फंक्शंस देखे उसके, तो जितने भी फंक्शंस थे, यही फंक्शंस को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तो उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन कैसे बनेगी, डेफिनेशन हमारी बनेगी मनी। तो जो डेफिनेशन है हमारी, मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ एक्सेप्टेड। कुछ भी, किसी भी चीज़ को आप मनी कह सकते हो। सवाल क्या है कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे। वो कैसे होगा, सोसाइटी के ऊपर जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, वो जब बोलते हैं, क्योंकि वो जब बोलती है तो जितनी भी सोसाइटी में लोग हैं सबको क्या होता है, सबको ट्रस्ट होता है कि हाँ इस चीज़ को मनी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं जो 500 का नोट डिमोनेटाइज किया गया, उसको मना कर दिया गया, नहीं है, तो उसी दिन से लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना खत्म कर दिया कि वो मनी नहीं है। तो मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ एक्सेप्टेड, और उसमें फंक्शंस ऑफ मनी जो हमने याद किए थे वो यहाँ पे आ जाते हैं। विच इज़ एक्सेप्टेड एंड इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज,
कोई भी चीज़ बनी है जो एक्सेप्ट की जा सके और वो क्या हो, जिसमें एक्सचेंज जितनी भी लिमिटेशन थी वो ख़त्म कर सके, यानी मनी के जो भी फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, मेजर ऑफ वैल्यू हो। अब ये चीज़ मैं पॉइंट में लिख रहा हूँ, पर डेफिनेशन में हम इसको कॉमा डाल डाल के यही चीज़ों को लिखेंगे। मनी इज एनीथिंग विच इज़ एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। इतना भी हम कर सकते हैं, और उसके साथ हम लिख सकते हैं एंड डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो ये हमारा हो गया मनी की डेफिनेशन। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, इसके बाद हम ये देख लेते हैं मनी के बारे में। मनी सप्लाई क्या है, वो एक कंपोनेंट है जो हम एक साथ पूरा कर लेंगे मनी सप्लाई के बारे में। तो अब इसमें हम देखते हैं टॉपिक मेजर मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में इसमें आपने देखा होगा बुक में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करने पड़ती है। M1, M2, M3, M4 ये कंपोनेंट्स है कि किसके में क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। तो उसको याद करने के लिए हमें फॉर्मूला रटना ना पड़े, इसलिए इसका एक बॉक्स वाला तरीका है। बॉक्स, इस एक बॉक्स से हम पूरा मनी सप्लाई को कर लेंगे कि उसमें किसको नैरो मनी बोलते हैं, किसको ब्रॉड मनी बोलते हैं, M1, M2 में क्या फ़र्क है, 3 में क्या फ़र्क है, किसकी कितनी लिक्विडिटी और किसकी कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। इसके अलावा इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, एंड बार्टर सिस्टम और उसकी लिमिटेशंस देखी है, एंड फंक्शंस ऑफ मनी देखा है। अब एक मनी सप्लाई जो हमारे इस चैप्टर का रह गया, और कुछ छोटे मोटे 1 वर्ड्स जिसको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, हाई पावर्ड मनी, उन चीज़ों को हम देख लेंगे, मनी सप्लाई की डेफिनेशन। उसके अलावा बाकी इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।